अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिसादी सर्वे के मोटे मोटे अदाद-ओ-शुमार देखें तो 2.38% ग्रोथ रेट है आपका, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने, ज़राअत के शोबे ने आपकी तवक्को से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की है। आपकी बड़ी क्रॉप जिसमें वीट है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आपकी कॉटन क्रॉप अच्छी है, मेज़ बहुत अच्छी, बाकी और दीगर जो क्रॉप्स हैं वो आपकी पैदावार एकदम से उठा के उसको ऊपर ले आई हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो 1.21% ग्रोथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी है। तो ये नंबर्स अगर आप लेकर जाएं और साथ अपनी जो आबादी के बढ़ने की रफ्तार है उसके साथ मुवाजना करें, और साथ जो मुल्क के अंदर महंगाई है पिछले चंद सालों से उसको साथ मिला के देखें, तो इसका मतलब यह है कि हम इकॉनमी को आगे नहीं ले जा रहे बल्कि पीछे की तरफ धकेल रहे हैं इसको मुसलसल। ये तीसरा चौथा साल होगा कि इन्फ्लेशन हाई है, आपकी ग्रोथ रेट बहुत थोड़ी है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से या कम है या उसके करीब तरीन है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, आपकी महंगाई भी बढ़ रही है, और आपकी इकॉनमी नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है। तो आपको कुछ ऐसी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है कि आपकी ग्रोथ रिवाइवल हो। आप 5-6% की ग्रोथ की शरह जो है सालाना बुनियादों के ऊपर, उसकी तरफ अपनी मनसूबाबंदी करें। लेकिन पिछले चंद सालों में ये हुआ कि जैसे ही हम 5-6% पे जाते हैं तो एक और बड़ी बुराई जो हमारे गले में आ लटकती है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। आपको डॉलर्स चाहिए उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, और वो हमारे पास होते नहीं है। फिर हम भागे भागे IMF के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं कि हमें कर्जा दो। जब तक IMF कर्जा नहीं देता तो ना कोई मल्टीलैटरल एजेंसी, ना कोई बाईलैटरल आपका दोस्त मुल्क अब आपको पैसे नहीं देता। तो हम इस साइकिल से पिछले 10-20 सालों से या पता नहीं कितने सालों से ऐसे फंसे हुए हैं कि उससे बाहर निकल ही नहीं रहे। 90s से ये शुरू हुआ है नॉन स्टॉप। हर साल 2 साल के बाद हम IMF के दरवाजे पर खड़े होते हैं, और हर साल के बाद हम दावा करते हैं कि हमने इक़्तिसादी बहाली का अमल मुकम्मल कर लिया, 6% ग्रोथ हासिल कर लिया। कई दफ़ा ऐसा कोई तुक्का लग जाता है हमारा, जैसे इस साल एग्रीकल्चर की क्रॉप बहुत अच्छी हो गई है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया जी, 2.25% 2.5% पे हम आ गए हैं, अगले साल हम 5% पे चले जाएंगे, 3.6% का टारगेट है। तो लेकिन कोई फिर धचका लगता है हमें, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, इंपोर्ट ऊपर आ जाती है, इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और हम फिर फंस जाते हैं। और नतीजा क्या है, इस वक्त पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन रुपये की बायस और आपकी इन्फ्लेशन के बायस आपने पॉलिसी रेट इतना ऊपर कर दिया हुआ था कि जितने आपने टैक्स इकट्ठे किए हैं सारे आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में दे दिए, और आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बैंकों से उधार पैसा लेते हैं बैंकों का कर्जा वापस करने के लिए। यहाँ आज हम खड़े। तो आज के प्रोग्राम में हम इन इशूज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, बजट के अंदर किन इक़दामात की तवक्को करनी चाहिए या क्या होना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो शख्सियत है हारून शरीफ साहब, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी बोर्ड के साबिक चेयरमैन भी हैं, वर्ल्ड बैंक से भी और बहुत सारे इदारों के साथ काम भी करते रहे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और ज़ुबैर मोतीवाला साहब मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हारून साहब, आपसे काम का आगाज़ करते हैं जी आज के प्रोग्राम का। ये नंबर्स जो ग्रोथ के हैं और आबादी को साथ में लाएँ तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, ये ना सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हम असल इशू को, जो स्ट्रक्चर है या ढांचा है मईशत का, जिसकी वजह से ये बार बार होता है, उसको तब्दील करने की तरफ सिमत नहीं दे पा रहे। देखिए ना, आप जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे अपने इब्तदाइये में कि ग्रोथ के पैच आते हैं, इसके बाद बस्ट हो जाते हैं, फिर हम दोबारा डॉलर कमी होती है IMF के पास चले जाते हैं। तो स्ट्रक्चर में ख़राबी है, तो ये हो रहा है ना। स्ट्रक्चर में ख़राबी पॉलिसी शिफ्ट से बदलेगी। जब तक हम इकॉनमी के स्ट्रक्चर को डिवर्सिफाई नहीं करेंगे, नए सेक्टर्स को जो विनर्स नहीं पिक करेंगे, जैसे ईस्ट एशिया ने पिक किए थे कि जी हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जहाँ पर है, गन्ने में नहीं है या कारें बनाने में नहीं है या किसी और में नहीं है, हमें रिसोर्सेज को, जिसको हम इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल रिप्रेशन कहते हैं, हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा ऐसे सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग सर्विसेज, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और हमें ग्रोथ की तरफ ले जाए। 240 मिलियन के मुल्क में आज हम नेट इंपोर्टर हैं इसेंशियल्स के, ये हकीकत है। ये इसको ख़त्म और इकोनॉमिक्स को 200-250 साल से बदली नहीं है। अगर आपने ये करंट अकाउंट के मेस से निकलना है तो 15% हर साल एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ही आप निकल पाएंगे, वरना तो आप नहीं निकल पाएंगे। तो नदीम साहब, बात यह है कि एक तो पॉलिसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, दूसरा कुछ लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है जो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज़ को, कि अब ये टाइम आ गया कि थोड़ा सा हम खड़े हों अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर और उनको कहें कि भाई बहुत हो गया, यू कैन नॉट कंटिन्यू विच आर दोज एरियाज एक्सट्रैक्टिंग। देखिए, हम कब से बहुत से एरियाज, मैंने आपको मिसालें दी, हम जैसे शुगर की इंडस्ट्री को सपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी भी हमने 1.5 लाख उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। हम हर साल शुगर ही बेचा रहे हैं। अच्छा, अभी भी हम वो ओल्ड आर्केक
स्पोर्ट प्राइसिंग के मैकेनिज्म में बैठे हुए हैं। अभी भी हम यूरिया को आप देखें, हम सब्सिडाइज करते हैं। नाउ कंपेटिटिवनेस अगर लानी है तो हमें विनर्स पिक करने होंगे कि अब कैसे इनको compete किया जाए। मैं आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक कंपेटिटिवनेस पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं देखता हूँ नंबर्स के कैसे हमारे कंपेटिटर्स ने, कैम्बोडिया ने, वियतनाम ने, बांग्लादेश ने तेज़ी से अपना ढांचा बदला है ताकि उनकी पॉपुलेशन को भी वो सर्व करे और वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। अब 30 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में आ रहे हैं हर साल, ठीक है। 2 या 3% ग्रोथ के ऊपर आप उनके मैक्सिमम 20% को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। यही हो रहा है पाकिस्तान जी, बाकी लोग क्या करेंगे? देखें ना, आंसर कैश ट्रांसफर तो नहीं है सस्टेनेबल का। आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर पैदा करनी है तो उसके लिए 5-6 मुश्किल फैसले खड़े होकर लेने पड़ेंगे और उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो सही काम है। मेरे जो सियासी दोस्त हैं वो मेरे से बात करते हैं कि जी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है। मैं उनसे काउंटर सवाल करता हूं कि पॉलिटिकल कॉस्ट किसने बनाई है? आपने एक पेटनेज का मॉडल बनाया हुआ है कि जी अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। अगर आप इसी मॉडल को तब्दील करें कि हमें परफॉर्मेंस पे वोट मिलेंगे, सड़कें बनाने पे नहीं मिलेंगे, ठेके देने पे नहीं मिलेंगे, तो वही कॉस्ट जो है वो सही इकदाम की तरफ चली जाएगी। अब मेरी तो एज ए पाकिस्तानी और एज एन इकोनॉमिस्ट जिन्हें दुनिया में काम की, मेरी तो तवक्को है कि बजट के अंदर 1-2 इकदामात ऐसे हों कि आप अपना खर्चा कम करके थोड़ा सा रिवाइवल ऑफ विनर्स की तरफ पैसा डालना शुरू करें। और पैसा खाली एलोकेट करना कोई कमाल नहीं है, देखे ना, उसको प्लान करना, नॉट द वे वी प्लान्ड आईपीपीज एंड अदर्स, और उसको आगे इंप्लीमेंट करने के लिए डेलीगेट करना प्रोफेशनल्स को, वो आपका काम है। और मैं क्लोज करता जो एक फनी सी चीज है, मैं खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई 5-6 दौरे कर चुका हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप पिछले 25 बरस के वजीर आजम और आंटूराज के सारे दौरों का खर्चा निकाल लें और ये देख लें कि इन्वेस्टमेंट कितनी आई, सो आई विल रेस्ट माय केस देयर। अशफाक तोला साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तोला साहब, आपको वेलकम भी करता हूँ। का मामला इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि कुछ 9,500 से कुछ पता नहीं 12,000 या 12,900 अरब रुपए पे टैक्स टारगेट हमने कर देना है। कौन सा मैजिक होगा कि एकदम से इतनी बड़ी जंप आ जाएगी? क्या करेंगे हम ऐसा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम, बात बहुत सीधी है कि अगर आप अपने टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त कर लें तो आपकी जो सिस्टम में जो कैपेसिटी इस वक्त है वो 14 से 15,000 बिलियन की है। और ये जो हमने लास्ट ईयर भी जब 9,000 बिलियन, मैं इनको कह रहा था कि बेस टारगेट रखो अपना, 9,400 नहीं था। और हमारी जो टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट थी RRMC की, जिसमें 2.5 ट्रिलियन यहाँ पर मौजूद था, तो हमने कहा 9 + 11.5 ट्रिलियन का उस वक्त हम टैक्स इकट्ठा कर सकते थे अगर वो पूरी रिपोर्ट मिनोवन अगर उसको इम्प्लीमेंट आप करवा देते। मगर वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी इतनी वास्ट है हमारी कि वो हम नहीं कर सके, और उल्टा यानी कि हम उनमें से चीज़ों को हमने एलिमिनेट करके अपनी इकोनॉमी को सफोकेट कर दिया। आज उनमें से 2 चीज़ें ले रहे हैं, मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपोर्टर और जो दुकानदारों से विदहोल्डिंग टैक्स की मद में जो हम 1% करते हैं 2.5% कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के मेरे हिसाब से 750 बिलियन का टैक्स जनरेट कर सकते थे लास्ट ईयर भी। और 1-2 लोगों की रेड लाइन आ गई थी, किसी एक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन में जाके कोई लॉबिंग शुरू कर दी और उन्होंने अपने मामला ठीक करा लिए। तो ये चीज़ें और कुछ हमारे पॉलिटिकल इश्यूज थे जो कि मिनिमम एसेट टैक्स पे हम चाह रहे थे कि एग्रीकल्चर लोगों को हम, या जो आपके जो रियल एस्टेट वाले हैं, इनको सबको हम ले आके उस टैक्स की मद में लेके आए ताकि इक्विटी टैक्स में क्रिएट हो। तो 12,900 इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो तोला साहब, आपके ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर में और ये रिटेल सेक्टर, 2 एरियाज बार बार डिस्कस होते हैं, इनमें कितना पोटेंशियल है जो हम टैक्स ले सकते हैं? देखिए, मिनिमम रियल एस्टेट का मैं अभी आपको अंदाजे के साथ इसलिए नहीं कह सकता कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड चीज है ही नहीं। रिटेलर के में मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एक चीज थी कि आपकी जो सेल्स टैक्स की इनवॉइसेस करती थी और जितने टैक्सेस नहीं लगते थे वो मेरे पास इनवॉइसेस थी, तो वो 27.5 ट्रिलियन रुपीस की थी। इसमें अगर मैं 1% इनकम टैक्स ले लेता जो कि रिटेलर एग्री करके थे, तो मुझे 25 से 27.5 बिलियन 250 से 270 बिलियन आ सकता था। और अब अगर मैं उसको इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट के साथ लूँ तो 300-350 बिलियन आराम से आ जाएगा। वहां तक तो मैं ठीक हूँ। दूसरा, अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। उसकी देखें, एक तो फाइलें बिकती हैं, एक आपका रेट का डिफरेंस है, एक आपका DC रेट है, एक आपका FBR रेट है, एक आपका मार्केट रेट है।
दूसरा, आपके पास जो सूबों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हैं, तो वहां से ये अंदाजा लगाना कि रियल स्टेट से कितना टैक्स आ सकता है इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपको ट्रू पोटेंशियल रियल स्टेट की देखनी है तो आपने एक काम करना पड़ेगा कि आपको टैक्स, जो आपके सूबाई टैक्सेस हैं और जो आपके फेडरल टैक्सेस हैं, उनको कम करना पड़ेगा और आपकी इनकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को आप चांस है कि वो निकाल लें, और जब आप कोई नई स्कीम लेके आए तो स्टेज एट द स्टेज ऑफ अप्रूवल हमने ये एक अंदाजा सही। लगाया अच्छा, था। जुबैर मोतीवाला साहब से भी पूछते हैं। जुबैर साहब, आप कारोबारी बरादरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कारोबारी बरादरी कारोबार करेगी, बरामदात करेगी, बिजनेस फैलाएगी तो टैक्स इकट्ठा होंगे। क्या किया जाए कि टैक्स भी इकट्ठा हो और कारोबार भी चले, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बरामदात तो ज़रूर बढ़े, जिसकी ना बढ़ने की वजह से हम बार बार दुनिया के सामने भिखारी बन के जाते हैं। एक एक 2-2 अरब डॉलर मांगने के लिए पूरी हमारी टॉप टियर जो है, कभी सऊदी अरब खड़ी होती है, कभी कतर, कभी यूएई, कभी चाइना, 1-2 अरब डॉलर की खातिर। देखिए नदीम साहब, एक्सपोर्ट बढ़ाना जो है ना, वो ऐसे ही है जैसे आपको पानी की जरूरत है। अगर पानी नहीं है तो पानी के बगैर आप मर जाएंगे। इस वक्त जो पोजीशन पाकिस्तान की है, इसमें और कोई चारा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, होम रेमिटेंसेस को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। तीसरा मतलब कोई ना ये रॉकेट साइंस है, ना किसी को समझने की जरूरत है। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जब नदीम साहब प्रोग्राम करना था तो आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, यहाँ आए और यहाँ आके फिर आप स्टूडियो में आए और माइक लगवाया और अपने काम शुरू किया। ठीक है जी, ये तीनों चारों पांचों काम आपने किए इसलिए कि आपको यहाँ पहुंच के प्रोग्राम करना था। इंडस्ट्री को अगर आपने बढ़ाना है, चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री हो या एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री हो, इसके लिए भी 4-5 काम लाजिम और मलजूम है। आप इंडस्ट्री हवा में नहीं लगती। आज दुनिया इज अ ग्लोबल विलेज। मेरे को यहाँ नफा नहीं होगा, जहाँ नफा होगा मैं वहां लगा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पैसा मेरे पास है एंड इट ट्रिकल्स डाउन एनीवेयर आई वांट टू गो। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, वो हमको चाहिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर। ये दोनों चीजें हमें चाहिए और इसके अंदर इसके दो शाखें हैं। एक वो है जिसको हम कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा वो है जो ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्पिटेबल टू रीजनल कॉम्पिटिटर्स। ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसीज हैं। अब आप देखें, अब जो हम बात सुन रहे हैं कि एक्सपोर्टर का जो 1% फुल एंड फाइनल टैक्स था पोर्ट के ऊपर, वो उसको कन्वर्ट करके उसको मिनिमम टैक्स कर रहे हैं। यानी आप एक्सपोर्ट को होने देना नहीं चाह रहे या क्या मसला है? अगर आप उसको रिवर्स कैलकुलेशन करें तो आप उसको तोला सा कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी, कि उसका जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो इस 1% इज इक्वल टू 22.5% नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो अगर आप ये 22.5% क्या 30% करना चाहते हैं, तो आप उस रिजीम को क्या फिर आप करप्शन पे धकेलना चाहते हैं, उनको वही रिगमारोल में डालना चाहते हैं। तो ये तो मतलब ये तो कोहर्सिव डिसीजंस है ना, ये तो होने नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ हम कुछ डिमांड नहीं करते, हम आपको ये वादा करते हैं एज ए बिजनेस कम्युनिटी, एज एन एक्सपोर्ट कम्युनिटी, कि हम अगले साल के अंदर $5 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हमको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें 3 चीजें चाहिए। वन इज कि लेवल प्लेइंग फील्ड। जब मैं लेवल प्लेइंग फील्ड बोलता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कॉम्पिटेबल हूं रीजनल कॉम्पिटिटर्स के सामने इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि जो मेरी इनपुट कॉस्ट है वो मेरी बांग्लादेश के बराबर हो, वो मेरी इंडिया के बराबर हो, वो मेरी श्रीलंका के बराबर हो। जब तक ये नहीं होगी तो उनके पास तो एक्सपर्टीज आ गई। पहले पाकिस्तान कहता था कि हम कॉटन कंट्री हैं, अब वो चीज नहीं है। अगर आपका 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का है, अब तो माशाल्लाह सारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो माशाल्लाह डन वेरी वेल और बाकी सारी चीज। लेकिन बेस हमारा जो है ना, जो हम लेबर जिसमें हम अपनी खपा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जो लेबर ओरिएंटेड जो आपकी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है। आप उसके अंदर अगर आप 137% गैस के रेट बढ़ा देंगे, 3 गुना अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कर देंगे, तो आप मुझे बताएं कि वेयर वी शुड गो। हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मेरे कॉम्पिटिटर की इनपुट कॉस्ट है वो मेरी हो जाए, जो कॉम्पिटिटर के पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खुरम साहब को भी शामिल कर हमें मिल जाए। खुरम साहब, आप तो तजारत के वजीर भी रहे हैं, शायद ये वाहिद एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान को इस वक्त बचाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। अगर आप $30 अरब को किसी तरीके से 50-55 अरब डॉलर में अगले 3-4-5 सालों में ले जाएं, 5 सालों में ले जाएं, 7 सालों में ले जाएं 55 अरब डॉलर पे, तो पाकिस्तान एकदम से उस क्राइसिस से निकल जाता है जिसमें हम पिछले कई सालों से फंसे हुए हैं। बांग्लादेश ने किया है, बांग्लादेश पहुंच गया 50-55 पे, हम नहीं पहुंच पाए।
क्या करें ऐसा कि ये बरामदात आनी शुरू हो जाए, पाकिस्तान से होनी शुरू हो जाए? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहले तो एक थोड़ा सा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि महंगाई की अगर कमर नहीं तो कम से कम एक टांग टूट गई है। और जो किलिंग और तबाहकुन महंगाई थी चंद माह पहले तक, अब वो नहीं है। तो लिहाजा 11.8% की जो रेट आया है मई में, उसमें हम सबको कुछ इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को करियाने की दुकान पे कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ है एशियाई खुर्द-ओ-नोश में। और उसका एक डायरेक्ट रिलीफ कल स्टेट बैंक ने भी दिया, जिसमें उन्होंने 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। उससे जो डेट बर्डन है पाकिस्तान का, उसमें भी कमी आएगी और बिजनेसेस को भी बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा जो है सांस आने की तवक्को है। दूसरी जो स्टेबिलिटी है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली $1 बिलियन की जो रीपेमेंट करनी है, वो पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी पोजीशन में है और कोई उसके लिए सरासीरी और कोई तलातम नहीं क्रिएट हुआ। और उसकी वजह यही है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बड़ा एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल कम होता है पाकिस्तान की तारीख में। लिहाजा उसकी वजह से भी हमें जो है वो रिलीफ है। और आने वाले दिनों में जो कल बजट जिसका ऐलान होगा, आपने आगाज किया एक्सपोर्ट से, लेकिन इससे जो तफसीलात हैं उस पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हारून साहब ने की है, जुबैर साहब ने भी की है, तोला साहब ने भी की है। लेकिन जो मैं तवक्को कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ, इसका कुछ इशारा आज वजीर खजाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया कि कुछ असूल रहनुमा हमें तय करने हैं जो कि मुआशी नहीं है। पहली तो बात यह है कि जुर्रत चाहिए उन तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट्स के चुंगल से बाहर निकलने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को जकड़ के रखा हुआ। और मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि कल उसकी एक झलक हमें बजट में नजर आएगी, और सिर्फ एक सेक्टर में नहीं है, वो हर सेक्टर में। दूसरा ये है कि एक पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि $30 अरब की एक्सपोर्ट है, तो लिहाजा उसकी जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें हमें एक क्लैरिटी अभी तक इकोनॉमिस्ट की तरफ से नहीं आई कि सरकार ने क्या करना है इस बारे में। क्या हमें टैक्स की जो शरह है सर्टन सेक्टर्स पे वो कम करनी होगी, क्या सब्सिडी देनी होगी, किस तरह इनकरेज करें। बार बार जिक्र होता है आईटी सर्विसेज का, उसमें अगर हमने एक मैसिव बूस्ट लेकर आना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा। तो एक तो जुर्रत चाहिए जी वेस्टेड इंटरेस्ट से जान छुड़ाने के लिए। दूसरा कुछ वसअत नजर चाहिए, इकोनॉमी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो अपनी लिमिट तक आ चुका है, उससे ज्यादा अब मुश्किल होगा इसको पुश करना। और तीसरा जो है वो एक पुराना एजेंडा है जिस पर हमें जाना है, वो है मुईशत की लिबरलाइजेशन। जो सरकार का जो किरदार है उसके अंदर उसमें उसको कम से कम करना और ज्यादा संजीदगी से सिर्फ गुफ्तगू में नहीं अमल से प्राइवेट सेक्टर को उसमें शामिल करना। और ओवरऑल साहब, आपके ख्याल में क्या नई सरमायाकारी के बगैर पाकिस्तान जो से माजी है उससे हमें उसमें ख्वातर खा इजाफा मुमकिन है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम जहाँ फंस गए हुए हैं ना, इससे ज़्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ही नहीं है। हमें नई सरमायाकारी चाहिए, फिर हम कुछ बेचने की पोजीशन में होंगे। क्या हम नई सरमायाकारी ला पाएंगे एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए यहाँ हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने कोशिश की है, ये नहीं कोशिश नहीं की, और एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, एनकरेज किया कि वो नई मशीनरी लेकर आए। कुछ नई मशीनरी आई भी, लेकिन बहुत सारा वो पैसा आपको मालूम है कि रियल एस्टेट में जाके वो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट स्कीमें में लग गई। ये मैं इस सदी के आगाज की बात कर रहा हूँ, पहला जो दिहाई थी हमारी उसमें। तो लिहाजा यहाँ जो एक मेटा चैलेंज है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अल्लाह ताला की करम से बेशुमार 15 साल बजट बनाते हुए उस पर तनकीद करते हुए, उसको डिफेंड करते हुए एक इशू जिस पे तवज्जो करनी है, और उसका बजट से ताल्लुक नहीं है, वो ये है कि रियासत पाकिस्तान की जो इस्तेदाद है अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद करने की। हम तोला साहब, मैं या मोतीवाला साहब बैठे हैं, हारून साहब बैठे हैं,
हम बेहतरीन पॉलिसीज दे सकते हैं, लेकिन जिस स्ट्रक्चर ने उन्हें इंप्लीमेंट करना है, असल में मलिक साहब वो जंग आलूद हो चुका है। तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर भी गौर करना है। हम जितना मर्जी बेहतर टैक्स पॉलिसी डिवाइस कर लें, एफडीआर के अंदर और ये शहबाज शरीफ साहब के सामने, वजीर दाखिला, वजीर खजाना के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि एफडीआर का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है। कस्टम्स की इस वक्त जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ पोर्ट्स को कैसे चेंज करना है, क्योंकि जो असल चीज जिसने हमें परेशान किया हुआ है कि वो हमारी जो रियासत के जो इदारे हैं, उनके जो तरीकेकार हैं, वो मुकम्मल तौर पर मतरूक हो चुके हैं दुनिया के मुकाबले में, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि हम वो नताइज हासिल नहीं कर पा रहे, या वेस्टेड इंटरेस्ट का जो रोल है वो इतना गहरा हो चुका है मुख्तलिफ वजारतों में कि वहां हम नताइज हासिल नहीं कर पा रहे। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए, वजीर खजाना के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्रेक ले लें हमारे साथ। इसकी जुर्रत से आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। हारून साहब, एफडीआई का ब्रेक में जाने से पहले हम तस्करा कर रहे थे, आपको बरामदात बढ़ानी है तो एफडीआई चाहिए। आपने कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट में भी काम किया, कंपैरेटिवनेस के हवाले से आपने रोल प्ले किया। एफडीआई नहीं हम ला पाते पाकिस्तान में, बेयकीनी सियासी अबतरी, कुछ नैब पकड़ लेता है, नई पॉलिसी लाएँ तो वो शायद का कान जेलों के रुख काटता रहा, वो LNG के ऊपर। तो आपको कुछ करना है ऐसा जिसमें हम सही राह पे आ जाएं, हम बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। जी देखें, ये जो स्ट्रक्चरल आप इश्यूज बता रहे हैं, इट्स नॉट एफडीआई ओनली। देखें, एफडीआई का एडवांटेज ये है कि वो अपने साथ मैनेजेरियल स्किल्स और टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, और मार्केट एक्सेस भी कई दफ़ा आपको मिल जाती है। लेकिन हमें इन्वेस्टर में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। हमें हर इन्वेस्टर के लिए एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देना है कि हमारा लोकल इन्वेस्टर एक्सपैंड करे। जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर लोकल बेस बढ़ेगा तो आपका सरप्लसेस आएंगे एक्सपोर्ट के, वरना तो नहीं आएंगे। करंट जो सूरत हाल है, क्योंकि मैं 4-5 दुनिया के ममालिक को एडवाइस कर रहा हूँ खित्ते के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर रिस्क फैक्टर हाई है। वो हमें सिक्योरिटी की नज़र से भी देखते हैं, वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी की नज़र से भी देखते हैं, और उनको एग्जिस्टिंग कंपनियों से फीडबैक भी कम पॉजिटिव मिलता है। मेरे हिसाब से इंटरम 3 से 5 साल में अगर हमने इन्वेस्टमेंट लानी है तो मैं फिर से कहूँगा, एक तो विनर पिक करने हैं और जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाएं। ये जो सऊदी या गल्फ का पैसा, ये ऐसा पैसा नहीं है कि आके फैक्ट्रियां लगाएंगे। वो चलते बिजनेस से कमाना चाहते हैं, वो एक्सपेंशन में डाल देंगे अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। तो हमें इक्विटी को उस तरफ अगर हम कन्वर्ट करें कि जी इन्होंने 50 साल से कारोबार भी किया है, चला भी लेंगे और इसकी कैपेसिटी डबल कर दें, फिर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनका पैसा सिक्योर होगा, एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बड़ा हाई रिस्क होता है, उसके अंदर ये गल्फ का पैसा नहीं आएगा, ये प्राइवेट इक्विटी का पैसा है जो सॉवरेन वेल्थ। उसके लिए क्या किया जाए? किसका? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट? जी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए इंटरनली हमारे पास जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट की कैपेबिलिटी नहीं है। हमारा 90% जो है कमर्शियल बैंक्स हैं जो वर्किंग कैपिटल के लिए, और अब तो हुकूमत को सारा कर्जा देते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो है ही नहीं। आपको याद होगा एक ज़माने में DFIs होते थे, वो स्टेट की इंटरवेंशन से ख़राब हुए, लेकिन उनके पास लॉन्ग टर्म पैसा था। NDFC, मेरी राय ये है कि हमारे पास कोई 14 DFIs हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये जो हमने बायलैटरल जॉइंट वेंचर्स बनाए हुए हैं, पाक चाइना, सऊदी पाक इन्वेस्टमेंट, इनको मर्ज करके एक बड़ा DFI बनाए मल्टीलैटरल। इन ममालिक से कहें कि अगर आप इसके अंदर और कैपिटलाइजेशन करेंगे तो आपकी ही इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट मिलेगी। देखिए ना, प्राइवेट कैपिटल को लेवरेजिंग के लिए फाइनेंशियल सेक्टर चाहिए। हमारे पास एक तो ना ज़राअत का DFI है, ना हमारे पास इंडस्ट्री का है, IT रिलेटेड हमारे पास कोई रिस्क कैपिटल नहीं है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में फ्लॉज हैं जिनको जब ये इंटरनल आप दूर करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चीन भी इनको लेवरेज करने पे तैयार हो जाएगा। हमारे पास कैपेबिलिटी एब्जॉर्प्शन की होगी तो आएंगे ना। सरकार में पैसा नहीं लोग डालेंगे, ये हम भूल रहे हैं। जो G2G का हमारा एक रोमांस है, वो G2G इंफ्रास्ट्रक्चर तक ठीक है, लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर सरकार पे रिस्क लोग नहीं देंगे, नहीं लेंगे। लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे अगर आप जेन्युइन प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें। जुबैर साहब, यहाँ पे आप लोग रोल अदा करना चाहिए। आप लोग गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करें, आप SIFC से इंटरेक्ट करें, और यही बातें बड़ी हारून साहब ने बहुत माकूल बातें की हैं। आपको इनको लेके आगे चलना चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए ताकि एक रास्ता खुले नया आगे बढ़ने के लिए। देखें, SIFC से हमारी बहुत मीटिंगें हुई हैं।
और अभी जो उन्होंने एग्रीकल्चर पे जो कमेटी बनाई है उसका मैं मेंबर भी हूँ। दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि जो है ना जो चोलिस्तान के अलावा जो जहाँ जमीन है वहाँ उसको जो है ना वो कल्टीवेशन में लाया जाए। कोई एक आध फसल उन्होंने हार्वेस्ट भी की है, दैट इज बीइंग डन। लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है। अभी जो हमारा मुल्क है वो शॉर्ट टर्म पे है, और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से दो ही चीजें निकाल सकती हैं। आई एग्री विद हारून साहब। एक पहली भी चीज तो वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व नहीं करते। आईटी सेक्टर सिर्फ $3 बिलियन तक पहुंचेगा। जो एक्चुअल अमाउंट है मेरे हिसाब से वो $7 से $8 बिलियन है। जो फ्रीलांसर्स जो हैं और जो कंपनियां हैं उन्होंने बाहर कंपनियां रखी हुई हैं, वो क्रेडिट कार्ड इनकैशमेंट की जो टैक्स है उसका प्रॉब्लम उनके पास है, उसको अगर हम रिजॉल्व करें तो फौरी तौर पर ये कंपनियां यहाँ आ सकती हैं, द पेट्रोटिक सिटीजन। बट प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोटिज्म की भी एक प्राइस होती है। वहां उनके उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनको सपोर्ट करें। फिर उनके बाद ये जो कॉल सेंटर्स वाले जो यहाँ आके कर सकते हैं बड़े इंडिया का अगर 300 बिलियन का एक्सपोर्ट है तो उनकी पॉलिसी हम क्यों नहीं पढ़ते? उनकी पढ़नी चाहिए कि उनको वो फैसिलिटी क्या देते हैं आईटी सेक्टर्स को। इसके बाद आप देखें प्रोग्राम डेवलपमेंट है, इवन गेम्स डेवलपमेंट इतना बड़ा सेक्टर है कि सऊदी अरब की जो गेमिंग डेवलपर्स जो हैं जो आईटी पे करते हैं उनको हेड करते हैं एमबीएस। द चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड इज एमबीएस। तो ये इंटरेस्ट की लेवल है जो हम जो है ना यहाँ नहीं देखते। हम ही समझते हैं आईटी की कैसे। आईटी इज द फास्टेस्ट थिंग व्हिच यू कैन डू। सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप कहेंगे हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। मैं उसके लिए कहता हूँ कि एक्सपोर्ट सरप्लस की जरूरत है, लेकिन अब देखें राइस के अंदर वी वर बम्पर क्रॉप। अब हमारे पास आगे कुछ नहीं है। अभी चाइना के जब वजीर आजम का दौरा हुआ तो हमने कहा कि हमको वो प्रोटोकॉल में चाइनीज गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है उसमें हिस्सा चाहिए। वो जब तक वो नहीं मिलेगा तो हम उसको जो है ना राइस की एक्सपोर्ट ने बहुत बढ़ा ली। इंशाल्लाह ताला 3.94 बिलियन हो जाएगा। इट विल बी अबाउट 60% मोर देन द प्रीवियस ईयर, मोर देन 60% मोर। तो ये हमने अच्छा अभी देखें काम करते हैं तो होता है। सेसमे सीड जो कहीं नहीं था $30-40 मिलियन होता था, इस साल इंशाल्लाह $480 मिलियन हो जाएगा। एक्वा के अंदर हमारे साथ जो है ना वही इनफरादी सलूक है। 11% ड्यूटी हम पर है और इंडिया पर जो है ना 0 है। हमने चाइनीज से सारी हमको एंगेज करना पड़ेगा अपने आप को ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि हम जो है ना जो रनिंग एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको अगर हम फैसिलिटेट नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, कोई पॉलिटिकल विल है या कोई और चीज है, तो फिर हमने इन सेक्टर्स को लाइव करना पड़ेगा। लेकिन पहली जो जरूरत है वो हमारे यहाँ दो हमारे काम है। एक तो हमें डॉलर्स चाहिए, एक हमने अपनी पॉपुलेशन जिसकी ग्रोथ 3.5% है उसको काम पे लगाना है। इन दोनों के लिए वो इंडस्ट्री हमने लगानी है जो लेबर को खपा सके, जो हमारी लोगों को खाना दे सके। उन इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को भी तो हमें लाना है। वो फैसिलिटेशन भी चाहिए। हम जब बाहर जाते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो कंप्लायंस की बात करते हैं, वो कार्गो हैंडलिंग की बात करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। मतलब जब आप अगले स्टेज पे पहुंचते हैं वो इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं व्हेन दे कम टू पाकिस्तान। दूसरे मुल्कों के मुकाबले ज्यादा है। हम अपने पोर्ट्स को यूटिलाइज नहीं कर सके। पोर्ट्स जो है हम रीजन के अंदर बड़ा हमारी ज्योग्राफिकली वी आर लोकेटेड इन वेरी गुड प्लेस, बट आप देखें जबल एरी के अंदर जहाज खड़ा करने की जगह नहीं होती। वो पहले से मना करते हैं कि आप ना करें, हमसे 1.5 घंटा दूर है बाय एयर, और वैसे जो है ना कोई 20 घंटे का फासला है, लेकिन वो यहाँ पहले यहाँ आते थे। अब इन चीजों को एक साथ करना पड़ेगा। हमने अपनी एफिशिएंसीज बढ़ानी। खुरम साहब आप कुछ सुजेस्ट करें कि क्या क्या ऐसे इकदाम करें कि सी पैक हमने बनाया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। इब्तदाई तौर पर ख्याल ये था कि सी पैक के साथ इंडस्ट्री भी आएगी, रीलोकेट होगी चाइना से, तो हम ये पैसा कुछ कमाएंगे, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी और चाइना को लुटा भी देंगे। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में फंसने का एक बड़ा सबब ये है कि चाइनीज़ इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, या आपकी बरामदात नहीं बढ़ी। $31 अरब आपने 4 साल पहले हिट किया था, इस साल 30 अरब इसलिए करेंगे कि इंडिया से राइस एक्सपोर्ट्स नहीं हुई और आपने चावल ज़्यादा बेच लिया। तो दिस इज़ आवर परफॉर्मेंस। हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हमने 5-7 साल 10 साल में पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाना है। जी तो इसीलिए मैंने बजाय स्पेसिफिक कि ये टैक्स बढ़ा दें, ये कम कर दें, इसमें फिर मैं जोर दूंगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पर अड़ना। हमें ये जो हम अड़े हुए ना तर्ज़े कौन पर, हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज नहीं कर रहे और उस लिबरलाइजेशन के साथ हम उसको वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहे। ये जो पूरी सेंस है कि जी जितने इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तान के कारोबारी लोग हैं ये कोई टैक्स चोर हैं, इस जो तर्ज़े कौन है इससे हमें निकलना पड़ेगा ना।
और ये जो पूरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रेजीम है, इस पे हारून शरीफ साहब बहुत एक्सपर्ट हैं, कि वो सब लोग जो आते हैं उनको जो हमें प्रोटेक्शन देनी है, सोच समझ कर देनी है, खुली आंखों के साथ, ड्यू डिलिजेंस के साथ देनी है। लेकिन एक दफा जब दे देनी है तो फिर हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जिस तरह का एक लॉन्ग टर्म लिबरलाइजेशन, एक लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें हासिल करनी है। और इसकी तरफ इशारा किया मोतीवाला साहब ने, बड़ी जबरदस्त बात है कि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं जहां से वो हम ट्रेड करते हैं, उन वो पोर्ट्स तो बिल्कुल ही एंटीक्वेटेड हैं, और वो पूरी दुनिया के मुकाबले में जहां वो नोट करते हैं कि एक जहाज कितने मिनट में और कितने सेकंड में वो ऑफ लोड हो जाता है। तो हमें भी अपने ये जो ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भी अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है प्रायोरिटी के ऊपर, तो अपने ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपनी पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करना है, कि वहां जो पूरा निजाम है उसके अंदर जो है वो कस्टम्स का जो पूरा एक खराबी है उसको भी ठीक करना है, जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए उसको भी ठीक करना है, और एक जो ट्रस्ट प्रोड्यूस करना। ट्रस्ट जो है वो किसी टैक्स नंबर के ऊपर फोकस नहीं है, वो जो ट्रस्ट है वो हुकूमत की अपनी इस्तेदाद से और जिस चीज का ऐलान करें उस पर सख्ती से अमल दरामद से आएगा। मसलन आईटी का यहाँ जिक्र हुआ, अगर हमारे पाकिस्तान का निज़ाम हम ठीक हो जाए और लोगों को ये ट्रस्ट हो जाए कि वो जो जितनी भी उनको आमदनी हो रही है आईटी सर्विसेज से वो पाकिस्तान में पूरी लेकर आए, तो उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है। स्काई इज द लिमिट, बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ हम चूंकि एक बड़े ही जंग आलूद निज़ाम के साथ अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे कतई नजर की 35% रेट होना चाहिए कि 40 होना चाहिए, कि हम अपना जो मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस हैं, इकोनॉमिक गवर्नेंस के खास तौर पे, अगर उसको हम मॉडर्नाइज कर लेंगे। और जो एक चीज रह गई जिस पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा का एक हमारा एसेट भी है, लेकिन उस पर बहुत बड़ा बोझ भी है कि जब तक हम अपनी ज़राअत के निज़ाम में जदीदियत नहीं लेकर आते, और ये वो काम है जो अगले 2 या 3 साल में बहुत बड़े डिविडेंड हमें दे सकता है। तो ज़राअत में एक मैसिव मॉडर्नाइजेशन, और जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो एक लगे बंदे पैटर्न के अंदर अब वो दब गई है कि जी एक टेक्सटाइल हो रही है, ये एक राइस चल रही है, एक हम बचपन से सुन रहे हैं कि जी जो सर्जिकल इक्विपमेंट है या स्पोर्ट्स है, लेकिन सर्जिकल इक्विपमेंट को तो अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होना चाहिए था, वो नहीं गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होना चाहिए था, वो नहीं गया। तो ये पूरी एक्सपेंशन है, और जिसका जहां ज़िमनन जिक्र हुआ इसको जरूर एम्फसाइज करना है कि जहां जहां स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर की जो लिबरलाइजेशन है वो भी, ये सब चीजें छोटी छोटी ऐसी हैं, जब तक ये एतमाद डेवलप होगा, एतमाद से इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट से खुशहाली और रोजगार आएगा, और फिर अगर पाकिस्तान का इंटरनल इन्वेस्टर जो है वो खुश है और वो इन्वेस्ट करे, तो आप देखेंगे कि बाहर से भी लोग जोक आएंगे इंशाल्लाह। दुरुस्त है। हारून साहब, आईटी सेक्टर की बरामदात का जिक्र हुआ, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कोई 90% वो बच्चे पढ़ा के बीएससी करके निकलते हैं जो बाद में इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयबल नहीं है। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। 3-4 आपकी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, नस्ट, फास्ट है, लम्स है, आईबी है, उसके बच्चे तो ठीक हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर पे आपका क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं है। तो एचईसी जिसका ये काम होना चाहिए था कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और पता नहीं रोबोटिक्स कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं, उसके ऊपर फोकस है, या उनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप? वही वो 4 ज़्यादा और के सब्जेक्ट्स हैं, ये फोकस सही इसके ऊपर है कि नहीं है? आप खुदा का खौफ करें, इन बच्चों को इस तरह तो ट्रेन करें कि दुनिया सारी इनको देखे कि ये बच्चे इतने ट्रेन है पाकिस्तान के, और वो हैं इस काबिल कि अगर हम उनको सही पढ़ाएं तो दुनिया सारी में मांग होगी। जी, जितनी हमारी बड़ी आईटी की कंपनीज हैं, सिस्टम्स लिमिटेड है या दूसरे, वो उन बच्चों को पहले साल खुद ट्रेन करते हैं। सारे ही तकरीबन सब करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट। ये अनफॉर्चुनेट है जी, अनफॉर्चुनेट भी है, लेकिन हमें इस वक्त एक जो मिडल मैन चाहिए जो 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर पिक कर लें और उनको मार्केटेबल बनाने की कोशिश करें, लोकल मार्केट के लिए भी, बाहर भी। इंडस्ट्रियल लिंकेजेस भी तो जी, लिंकेजेस की प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, ये प्राइवेट सेक्टर करेगा। एक तो जो खुरम साहब लिबरलाइज की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इज डीरेगुलेट। इस्लामाबाद का काम कारोबार चलाना नहीं है। सो अगर आप इदारे मजबूत करेंगे और उनके ऊपर ऐसे लोगों को बिठाएंगे जिनको मार्केट
ट्रस्ट करती हो और वो सीजनड हो तो एतबार बढ़ना शुरू होगा। अगर वही वजीर जिसने 1-2 साल में चेंज हो जाना है या सेक्रेटरी ने, तो वहां पर तो एतमाद नहीं आएगा। मैं एक क्विक आईटी पे स्टेटमेंट देता हूं। मैं जब हुआवे के चेयरमैन को मिला तो मैंने बड़ा समझाया लोगों को कि उनसे क्या बात करनी है, लेकिन फिर वो पर्ची आ जाती है तो हम यहाँ के मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि 1 मिलियन मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए मुझे 8 लोग चाहिए। मेरे हिसाब से 8 लोग मैं यहाँ भी ढूंढ लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कारोबार आपके मुल्क में लेके आऊँ, मुझे आप हर साल 200 मैथमेटिक्स के पीएचडी दीजिए और मैं यूनिवर्सिटी बताऊंगा रशिया में और फ्रांस में कहाँ के पढ़े हो। आप वो दें, क्योंकि मेरा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं कारोबार आपके पास शिफ्ट करना शुरू कर दूं, क्योंकि आपके लोग चीन से अभी भी 3 गुना सस्ते हैं। तो हमें कुछ थोड़ा सा इन चीज़ों पे जो बिग है, सिंगापुर जो है आईटी एक्सपोर्ट्स में देखिए कहाँ से कहाँ $300 बिलियन पे चला गया। ये फंडामेंटल है जो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बात कही। हम अभी भी बड़ा खुश होते हैं कि एक असेंबलिंग यूनिट जो प्लांट यहाँ लगा है एक मोबाइल का, हमने बड़ी तीर मारी है। उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। हालांकि हम पेज कसते हैं और चीज़ें बाहर से आती हैं अनफॉर्चुनेटली। बजट में उम्मीद की जानी चाहिए कि औरंगज़ेब साहब प्राइवेट सेक्टर से हम लाए हैं, तो वो बातें जो हारून साहब कह रहे हैं, खुरम साहब, ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, तो उनको इन बातों का पता भी होगा, इदराक भी होगा कि इंडस्ट्री को और पाकिस्तान को किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर सिर्फ पुरानी 10-20 साल से जो पॉलिसी चल रही है उसी की कंटिन्यूशन देनी है तो फिर औरंगज़ेब साहब का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना बजट के अंदर तब्दीली आएगी। आज के प्रोग्राम से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।